हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के व्यास एंड वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टाइम पे क्या हुआ था कि मुग़ल साम्राज्य का पतन बहुत तेज़ी से हो रहा था और इस टाइम पे जितने भी मुग़ल साम्राज्य के अधीन जो शासक या सूबेदार काम करते थे, उन्होंने अपना एक नवीन राज्य स्थापित कर लिया और वहाँ पे स्वतंत्र शासन करने लगे। जैसे कि उस टाइम पे जो कुछ स्वतंत्र राज्य जो हुए, उनमें आप देख सकते हैं जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, केरल और अन्य कई भी साम्राज्य इस टाइम पे स्थापित होते हैं। अब इस टाइम पे नए साम्राज्यों के आने के कारण और पूरा जो इंडिया है वो छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ जाने के कारण अंग्रेज़ों को भारत पे कब्जा करने में और भारत पे फतह हासिल करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि वो उनको छोटे छोटे साम्राज्यों के साथ डील करना पड़ा। अब इस टाइम पे हमें एक और बात समझनी होगी कि 17th सेंचुरी में जिस तरीके से यूरोपियन कंपनीज़ इंडिया में आती हैं और काफ़ी सारी यूरोपियन कंपनीज़ यहाँ पे अपना सुपीरियर पावर को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उन सभी की दौड़ में जो ब्रिटिश है वो सबसे आगे निकल जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आगे निकल जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को आए हुए अब 100 साल हो चुके हैं और इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी अच्छी स्थिति में होती है और धीरे धीरे करके वह भारत के कई सारे साम्राज्यों को जीतते हुए भारत में अपना शासन स्थापित करती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध और अन्य कई सारे जो युद्ध हैं भारत में, उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हैदराबाद को समझते हैं। तो हैदराबाद की जो स्थापना है वो किया था निज़ाम उल मुल्क यानी कि चिनकिलिज खां ने। निज़ाम उल मुल्क या चिनकिलिज खां दक्कन में नियुक्त सूबेदार थे, जिनको कि मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था और 17 से 22 के टाइम पे ये वहाँ के सूबेदार नियुक्त किए गए थे। तो इनका जो यानी कि हैदराबाद के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? निज़ामुल मुल्क, और इनको चिनकिलिज खां भी कहा जाता है। और इन्होंने हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने इन्हें दक्कन में सूबेदार नियुक्त किया था। दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था 1720 से 22 के टाइम पे। और 1724 तक आते आते इन्होंने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर दिया था। स्वतंत्र शासन इसीलिए स्थापित हुआ था क्योंकि जो उस टाइम के मुग़ल सम्राट थे उनका बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर नहीं था, जिस कारण से जितने भी नियुक्त सूबेदार थे बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद, अवध, ये सारे धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे। फिर उसके बाद अगर देखें तो जो चिनकिलिज खां हैं उन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी और हिंदुओं में ही अपने एक पूरन चंद को दीवान नियुक्त किया था। और जो आसफ जाह है, इन्हें एक उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह के द्वारा। कब दी गई थी? तो 1724 में एक युद्ध होता है, सुकरखेड़ा का युद्ध। उस टाइम पे जो मोहम्मद शाह का एक सूबेदार था मुबारिज खां, उसको सुकरखेड़ा के युद्ध में हराने के बाद मोहम्मद शाह ने इन्हें आसफ जाह की उपाधि दी थी। और फिर उसके बाद 1748 में जो है चिनकिलिज खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। और उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण यहाँ पे फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं उनका एक एक पक्ष को सपोर्ट करने लगते हैं और उसी के कारण आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी होता है। और उसी टाइम पे एक और जो दक्कन में जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ था उसका नाम है कर्नाटक। जो कर्नाटक के संस्थापक हैं वो हैं सआदत उल्ला खां। इन्होंने क्या किया था कि कर्नाटक में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और अकार्ट को अपनी राजधानी बनाई थी। और फिर उसके बाद भी ठीक इसी साम्राज्य की तरह इनकी भी मृत्यु होती है और इनके मृत्यु के बाद जो इनके पोते और बेटे होते हैं उनमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। और इस जो साम्राज्य में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक एक पक्ष को सपोर्ट करने लगते हैं, जिस कारण से इन दोनों युद्धों में जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, इन दोनों युद्धों में हैदराबाद और कर्नाटक का संघर्ष दिखने को मिलता है। और फिर उसके बाद मोहम्मद अली जो है यहाँ के नवाब बनते हैं और उस मोहम्मद अली के समय में ही अंततः जो उत्तराधिकार का पद है लॉर्ड वेलिजली के द्वारा हस्तगत कर लिया जाता है षड्यंत्र पत्राचार के आरोप को लगा करके। चलिए अब हम देखते हैं जो अगले स्वायत्त राज्य है उनमें बंगाल और अवध के बारे में।
अगर हम देखें बंगाल के बारे में, तो बंगाल की जो स्थापना है, वास्तविक संस्थापक जो हुए वो हुए मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बारे में अगर देखें तो मुर्शिद कुली खां जो हैं वो बंगाल में पहले दीवान के तौर पे नियुक्त किए गए थे औरंगजेब के द्वारा। और उसी टाइम पे जो बंगाल के सूबेदार थे वो थे अजीमुन शाह। अजीमुन शाह किसी कारणवश बंगाल में नहीं रह करके दिल्ली में ही अपना समय व्यतीत करते थे, और उसी का फ़ायदा उठा करके जो मुर्शिद कुली खां हैं बंगाल में अपना स्वतंत्र राज स्थापित किया। और उसके बाद मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर के द्वारा इन्हें सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। और फिर उसके बाद इन्होंने बंगाल में अपना स्थिति को अच्छा देख करके यहाँ पे अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। और फिर इनके संबंध में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो बंगाल की वास्तविक राजधानी थी ढाका से इन्होंने राजधानी को मुर्शिदाबाद में स्थापित किया। फिर उसके बाद इन्होंने बंगाल में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने के बाद बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए, नई वित्तीय व्यवस्था लागू की, खालसा भूमि की स्थापना की। खालसा भूमि उस तरह के भूमि को कहते हैं जिसमें कि जो प्रत्यक्ष भूमि जो होती है वो जो वहाँ के नवाब है उसके अंडर में होती है, वो किसी को दिया नहीं गया होता है। ये भूमि जो होती है डायरेक्ट जो वहाँ के नवाब होते हैं उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है। और इन्होंने फिर भू राजस्व को प्राप्त करने के लिए इजारेदारी व्यवस्था की स्थापना की थी। और गरीब किसानों के लिए इन्होंने तकावी ऋण प्रदान किया था। और 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। और फिर उसके बाद जो है, फिर इनकी मृत्यु के बाद उनका भतीजा एवं दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। और बंगाल के नवाब बनने के दरमियान इसने बंगाल पर 1727 से लेकर 1739 तक शासन किया। सुजाउद्दीन के बाद इसका जो बेटा है सरफराज खां, वह बंगाल का नवाब बना। हालांकि ये बहुत ही अल्पकाल के लिए बंगाल का नवाब बनता है। और फिर उसी के शासनकाल में, यानी कि इसके बेटे के शासनकाल में, सरफराज खां के शासनकाल में, बिहार के जो नवाब होते हैं अलीवर्दी खां, उसने गिरिया या घेरिया का युद्ध भी कई बार इसे कहा जाता है, में सरफराज खां को पराजित किया। और उसके बाद जो बंगाल का पद है वो हस्तगत कर लिया। और उस समय के तत्कालीन जो मुग़ल सम्राट थे उनको 2 करोड़ रुपए का नजराना देकर पद की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। और फिर उसके बाद इनका जो क्षेत्र था बिहार और बंगाल को मिला करके काफ़ी विस्तृत हो गया था, जिस कारण से प्रशासन में इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें आने लगी थी। और इसी सम्राट मराठों के आक्रमण के कारण इन्होंने मराठों के साथ संधि की और उड़ीसा के बहुत सारे क्षेत्र में चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। चौथ क्या होता था, तो मराठों द्वारा लिया गया एक तरह का टैक्स होता था जिसमें कि मराठा जो भी उपज होता था उसका चौथा भाग ले लिया करते थे। अब देखें तो फिर उसके बाद इन्होंने ही अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता तथा चंद्रनगर की किलेबंदी करने की अनुमति दी थी। और अंग्रेजों को इन्होंने ही मधुमक्खी की उपमा दी थी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1756 में अलीवर्दी खां की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद जो उनका जो दौहित पुत्र यानी कि बेटी का बेटा यानी कि नाती सिराजुद्दौला शासक बनता है। और उसके बाद सिराजुद्दौला 1756 से लेकर के 1757 तक बंगाल का नवाब बनता है। और इसी के शासनकाल में बंगाल में एक ब्लैक होल नामक घटना घटी थी, जिसमें कि कहा गया जाता है कि कई सारे अंग्रेज़ों को एक बहुत ही छोटे कोठरी में बंद कर दिया गया था। और सुबह तक नहीं निकालने के कारण बहुत सारे अंग्रेज़ों की दम घुटने से मौत हो गई थी। और इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है उस पर बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगले स्लाइड में कि सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो उसके बाद बंगाल में और क्या क्या राजनीतिक और सामाजिक जो परिवर्तन आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल में यहाँ के नवाबों की क्या स्थिति रही। तो सबसे पहले देखते, पिछले स्लाइड में हमने सिराजुद्दौला तक देखा था। तो सिराजुद्दौला का जो शासनकाल है वो 1756 से 1757 तक बहुत ही अल्प समय के लिए रहा, क्योंकि 1757 में ही पलासी का युद्ध हो गया था। और इस युद्ध में मीर जाफ़र ने, जो इसके सेना नायक या सेनापति था, मीर जाफ़र ने इसे धोखा दिया था। और उसी के कारण 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था। और एक तरह से कठपुतली नवाब था। और नवाब बनने के बाद जो मीर जाफ़र हैं
उसने बहुत सारे अंग्रेज़ों को उपहार दिए और कई सारे क्षेत्र में शासन और मतलब कि पूरी तरीके से इनका कठपुतली बन कर रह गया। फिर उसके बाद इसने 1757 से 60 तक बंगाल का शासन संभाला और फिर उसके बाद बंगाल के शासन को संभालने के क्रम में इसने कई सारी अनियमितताओं को ख़त्म करने की कोशिश की और उसी के संबंध में अंग्रेज़ों के साथ इसका जो रिश्ता है वो ख़राब होने लगता है और इस कारण से अंग्रेज़ों ने इसे हटा करके इसके दामाद व इसके सेनापति मीर कासिम को फिर नवाब बनाया। और फिर मीर कासिम ने 1760 से लेकर 1763 तक नवाब का काम किया और फिर इसने भी अपने क्षेत्र में स्थिति को सुधारने के लिए यानी कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई सारे नियम और कानून लगाए, जिस कारण से अंग्रेज़ों ने फिर से इसे मीर कासिम को फिर से अंग्रेज़ों ने हटा करके फिर से मीर जाफ़र को नवाब बनाया। और फिर इसने 1760 से 1765 तक शासन किया और फिर उसके बाद भी एक दो नवाब आए जो कि लेकिन उनके शक्ति में बहुत ज़्यादा कोई ख़ास बदलाव नहीं हो पाया और धीरे धीरे जो बंगाल का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से अपना शासन स्थापित कर दिया बंगाल पे। अगर हम देखें तो बंगाल के नवाब के क्रम में तो सबसे पहले हम इससे रिवीजन भी कर लेते हैं और एक बार बंगाल के नवाबों के ऊपर नज़र भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया और फिर उसके बाद इसके दामाद शुजाउद्दीन ने यहाँ इसका उत्तराधिकार संभाला, जिसकी शासन 1727 से लेकर के 1739 तक रही। और 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खां इसका बेटा नवाब बना और यह अल्पकाल के लिए 1739 से 1740 तक नवाब बनता है। फिर उसके बाद सरफराज खां को गिरिया या घेरिया के युद्ध में जो अलीवर्दी खां है बिहार के नवाब ने हरा करके जो बंगाल का नवाब है उस बंगाल के नवाब का पद को हस्तगत कर लिया और 1740 से 1756 तक इसने बंगाल पर शासन किया। और फिर उसके बाद अलीवर्दी खां के बाद इसका जो दौहित पुत्र यानी कि जो इसका बेटी का बेटा यानी कि नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। 1756 से 1757 ये भी बहुत ही अल्पकाल के लिए नवाब बनता है, इसने शासन किया। और 1756 के बाद 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के हाथ हार जाता है क्योंकि मीर कासिम ने उसे धोखा दिया था और मीर कासिम ने अपनी सेना को इसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध लगा दिया था। और फिर उसके बाद देखें तो मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कठपुतली नवाब था और इसने फिर जब अपनी सत्ता को बेहतरीन करने के लिए कई सारे नियम कानून को लागू करने की कोशिश की और अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को रोकने की कोशिश की, तो अंग्रेज़ों ने फिर इसके दामाद और इसके सेनापति मीर कासिम को कठपुतली नवाब बनाया। और मीर कासिम ने भी थोड़ी सी जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए कोशिशें की। उसके बाद मीर कासिम को भी इसने हटा करके फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। और फिर उसके बाद नजमुद्दौला को यहाँ का शासन मिलता है जिसने 1765 से 1766 तक का शासन देखा। और फिर सैफुद्दौला जिसने 1766 से 1770 तक का देखा। और फिर उसके बाद जो यहाँ का जो शासन है बंगाल का वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में ले लिया। तो ये रहा इतिहास बंगाल में स्वायत्त जो राज हुए, स्वतंत्र जो राज हुए उनकी। चलिए अब हम देखते हैं अवध के बारे में। अवध के बारे में अगर बात करें तो अवध के जो संस्थापक हुए, अवध में जिसने कि स्वतंत्र शासन स्थापित किया वो थे सआदत खां, जिन्हें कि बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अवध की स्थापना करने के बाद यहाँ काफ़ी अच्छा सुशासन लागू किया और नई राजस्व बंदोबस्त लागू की और किसानों की दशा सुधारने में इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और फिर उसके बाद इनको मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा कई सारे पद प्राप्त हुए थे। उनमें से कि 7000 का मनसब इन्हें प्राप्त हुआ था। बुरहान उल मुल्क की उपाधि इनको मुग़ल सम्राट के द्वारा दी गई थी। 1748 में इन्होंने वज़ीर का पद मिला था मोहम्मद शाह की तरफ से। और फिर इसी के कारण नवाब वज़ीर का पद मिलने के कारण इन्हें नवाब वज़ीर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसने इलाहाबाद प्रांत भी जो है इसको मोहम्मद शाह के द्वारा इलाहाबाद प्रांत भी अवध को दे दिया गया था, यानी कि सआदत खां को दे दिया गया था। सआदत खां के बाद इनके जो पुत्र हुए वो हैं सफदरजंग। सफदरजंग का जो शासनकाल है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा था और इनकी मृत्यु 1754 में हो जाती है। और 1754 में इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनता है। और इसके शासनकाल में दो मुख्य घटनाएँ हुई थी। एक तो कि 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध, जो कि
मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। फिर उसके बाद शुजाउद्दौला के बाद अगर देखें तो शुजाउद्दौला के बाद इसका पुत्र आसफुद्दौला नवाब बनता है, और इसने क्या किया था कि इसके क्रम में राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो पुत्र हुआ वो हुआ वाजिद अली, और ये जो अवध है उसका अंतिम नवाब बना। इसका जो शासनकाल है वो 1847 से लेकर के 1856 तक का रहा। और फिर इसी के क्रम में लॉर्ड वेलेज अली ने व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और कई सारे उस तरह की नीतियों के से कई सारे अंग्रेज़ जो हैं वो भारतीय क्षेत्र को हड़प रहे थे। उसी के शासनकाल में आउट्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य में अवध को मिला लिया, और इसी के साथ अवध का अवध जो स्वतंत्र राज्य था उसकी समाप्ति हो जाती है। और इसी के कारण जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को मतलब कि कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, जिसके के कारण अवध के बहुत सारे सैनिक जो थे वो अंग्रेज़ों के जो सैनिक बेड़ा थे उसमें सम्मिलित थे, जिस कारण से उन्हीं सैनिकों ने अवध के क्षेत्र को अंग्रेज़ों में मिला लिया जाने के कारण 1857 का विद्रोह छेड़ दिया था। और कई सारे कारण भी थे 1857 के विद्रोह का, लेकिन उनमें से एक कारण यह भी था। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से 18वीं शताब्दी में बहुत सारे नवीन राज्य जो हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, और उनके बारे में हमने देखा। तो अगले वीडियोज़ में हम लोग और भी जो स्वतंत्र राज्य रह गए हैं जैसे कि मैसूर, केरल, इस तरह के राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज योर सिंपल क्लिक कैन गिव अस इनफ कॉन्फिडेंस टू मेक सच वीडियोज़। थैंक यू।